Hello guys, welcome back to our channel. As George welcomes you all. Today's lesson number 11. India water resources. There is a water, hence there is a life. Any type of life cannot be imagined on the earth without the water. There is no option for water resources. The list of its uses is very long. Entire biotic world uses water to sustain its life itself. The prosperity of any nation depend on its agriculture and the amount of water its uses in it. सबको पता है, क्या पता है, क्या पता है कि वाटर के बिना कोई लाइफ नहीं है. आप हाथ नहीं धो सकते. समझो आप सुबह उठे हो, सुबह उठ के आप अगर बाथरूम में चले गए और अगर उसमें पानी नहीं मिला तो फिर क्या होगा, क्योंकि पानी के बिना कोई लाइफ है नहीं है. सीधी सी बात है, कोई लाइफ है भी नहीं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. इंडिया में नहीं, इंडिया में तो अगर इंडिया में क्या है कि भाई हमारे पास जो भी चीज़ है ना हम उसका मिसयूज़ करते हैं और हमारे पास बहुत सारा पानी है तो हम इसका कंप्लीटली मिसयूज़ करते हैं. पर जो अदर कंट्रीज है जिनके पास पानी नहीं है उनकी जाके हालत पूछनी चाहिए. जैसे हमारे पास पैसा होता है तो हम उसका मिसयूज़ करते हैं, वैसे हमारे पास पानी है तो हमको उसका मिसयूज़ कर रहे हैं. हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं. अभी जैसे आपकी अगर डे टू डे लाइफ में आप देखो कि आप कितनी पर्पस में वाटर यूज़ करते हो. सुबह उठे, ब्रश किया, वॉशरूम गए, खाना खाया, दूध पिया, उसमें भी पानी. फिर उसके बाद फिर आगे तुम ड्रिंक पानी पियोगे, उसमें पानी. फिर वॉशिंग क्लोथ्स, उसमें पानी. छोटी बच्चों की चीज़ें तो तुम्हें पता ही होगा भाई. फिर मम्मी कपड़े धोए, उसमें पानी. बर्तन धोया, उसमें पानी. खाना बनाना है, उसमें पानी. अगर समझो एक भी चीज़ अगर रुक जाती है ना तो कितनी तकलीफ होगी. आपने तो कभी ये चीज़ इस्तेमाल नहीं किया भाई, पानी नहीं होगा तो क्या होगा. आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? जिस दिन करोगे ना उस दिन पता चलेगा. हमारी सोसाइटी में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हाँ आज समझो पानी एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी लोग है ना मेंटेनेंस नहीं भरते तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, पानी नहीं चढ़ता है. तो उस टाइम लोगों की इतनी बुरी हालत होती है ना, तब पता चलता है पानी की इंपॉर्टेंस क्या होती है. पर फिर भी हम तो अभी ये हमारी बुक में इसके लिए चैप्टर दिया हुआ है क्योंकि हम फ्यूचर जनरेशन है तो हमें एक एक चीज़ों के बारे में बताया जाता है, एक एक चीज़ों के बारे में. और एसेस तो हमें इसके लिए ही दिया जाता है कि भाई हमें सब चीज़ पता चले कि भाई ये क्या है, हमारे एनवायरनमेंट क्या है. हमें पॉलिटिक्स भी पढ़ाया जाता है, हमें हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, हमें जियोग्राफी पढ़ाया जाता है. ये जियोग्राफी का चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्स मानी क्या, कीमती. कितना कीमती है अपने को नहीं पता है. क्यों? क्योंकि अपने को उसकी वैल्यू नहीं है. सबको पता है गोल्ड कीमती है. क्यों कीमती है? क्योंकि वो महंगा है. पानी सस्ता है ना, इसके लिए लोग बोलते हैं चलो वापरते जाओ. जिस दिन अगर पानी पे गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कि भाई 1 लीटर पे 50 रुपए भरना पड़ेगा, उस दिन से तुम्हें पता चल जाएगा पानी की वैल्यू कितनी है. पर तो अगर हमको ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए तो हमको क्या करना है, पहले से ही पानी को धीरे धीरे अच्छे से यूज़ करना है. हाँ, यूज़ करने के लिए मना नहीं, यूज़ करने के लिए कोई मना करता है क्या? नहीं करता है. फिर और क्या चाहिए? अगर कोई बोल रहा है, प्रबंध ही दे रहा है तो फिर भाई हाँ भाई ऐसा है वैसा है. पर अगर तुमको कोई मना नहीं कर रहा है तो उसको इज्जत से यूज़ करो. कोई बोलता है कुछ पानी के बारे में? नहीं बोलता. और पानी मतलब तुमको बताऊं, अगर जैसे ही तुम्हारे मन में मैं पानी बोलता हूँ ना, तुम्हारे मन में 1000 सवाल आ जाते हैं. हाँ, ये चीज़ के लिए पानी, वो चीज़ के लिए पानी, ये चीज़ के लिए पानी. आता है कि नहीं कभी कभी? जैसे अभी मैं तुमको बोलूं कि भाई खाना खाना है तो क्या खाओ यार, आज तो क्या बनाया होगा सर ने, आज तो मैगी बनाई होगी, आज तो ये बनाया होगा. वैसे पानी बोले तो तुम्हारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. प्लांटेशन के लिए पानी, ये तो हम तो सिर्फ खाने पीने की बात कर रहे हैं. पर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, 70%, मोर देन 70% एग्रीकल्चर सेक्टर पानी के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर पानी नहीं होगा ना तो वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है. अगर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा भाई खाओगे क्या? चलो घर में खाने के लिए, कुकिंग के लिए पानी है, पर वहां पे कुकिंग के लिए पहले उगेगा ही नहीं तो फिर क्या खाओगे? उगेगा ही नहीं तो क्या खाओगे? 70% एग्रीकल्चर इसके लिए पानी पे डिपेंडेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर को जो पानी चाहिए वो रेन से आता है. अगर एग्रीकल्चर में पानी नहीं होगा तो और क्या होगा? हमारे जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन है और शुगर केन है, ये तो 100% पानी पे डिपेंडेंट है. इनको तो 200-300 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए. लेसन नंबर 10 हमको पता है कि हमको कितनी चीज़ों को क्या क्या रेनफॉल देना है. तो सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, हम सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस हम अपने लिए सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे ही होते हैं, सब अपने लिए सोचते हैं. पर क्या हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए. ठीक है.
Water is also required for drinking, domestic uses, and in industries. Water shortage is being created because of the rate and volume at which water is being used by increasing population and for the development project. With this consideration, it is necessary to use water sparingly. यूज वाटर, ऑलवेज यूज वाटर स्पेयरिंगली. ये भाई अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, खास है तुम्हारे लिए. हमें हमेशा पानी को स्पेयरिंगली बोले तो धीरे धीरे अच्छे से यूज़ करना चाहिए. स्पेयरिंगली बोले तो यूज़ अच्छे से करना चाहिए. वाटर इज द लिमिटेड रिसोर्स, नो अदर रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड in place of it. If the environment exists, it is because of water. So water is an inseparable part of the life. आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, पर मैंने एक चीज जरूर नोटिस की है. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी मस्त लाइन लिखी है, नो अदर रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वाटर. ये इस पैराग्राफ में 2 बार मेंशन किया है. नो अदर रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के जगह ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप यूज कर सकते हो. क्या फिनाइल यूज करोगे? क्या फिनाइल यूज करोगे? उसमें वो भी पानी से बनता है भाई. फिनाइल यूज करोगे वो भी पानी से बनता है. दूध यूज करोगे वो भी पानी से बनता है. तो यूज क्या करोगे पानी बिना? तो अगर पानी नहीं हुआ, पानी तो है हमारे पास, पानी नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड में मतलब बहुत सारे पानी है. बाकी कंट्रीज के कंपेयर में हमारे पास लॉट ऑफ वाटर है, इनफ वाटर है. हम दूसरों को भी पानी सप्लाई करते हैं, हम खुद की पानी की बोतल बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं. तो जो हमारे पास पानी है ना, बस खाली इतना ध्यान देना है कि भाई स्पेयरिंगली यूज करना है. स्पेयरिंगली बोले तो क्या बोले आराम आराम से, ध्यान से, अच्छे से. जैसे खुद का पानी है, खुद का पानी. जैसे अगर आपको कोई चीज़ अपने पेरेंट्स ने अगर कोई गाड़ी वाड़ी लेके दी है तो आप कैसे एकदम अच्छे से संभाल के रखते हो. आपने नया चश्मा लिया है तो कैसे यूज़ करते हो, एकदम मस्त कवर के अंदर रख के. तो वैसे हमारे पानी को भी हमको ऐसे समझना है भाई अपना खुद का है, ऐसा नहीं कि दूसरों का है वापरो. हाँ, दूसरों की कोई भी चीज़ मिलती है हम उसकी बैंड बजा देते हैं, दूसरों की नोटबुक की भी हम बैंड बजा देते हैं. तो हमें ऐसा समझना है अपनी चीज़ है, तो अपनी चीज़ को हमेशा ध्यान से वापरना चाहिए. सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? और बोलो. और हमारा जो एनवायरनमेंट है, आपको पता है आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो ना. ऑक्सीजन कैसे आता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकलता है. हाँ, वाटर के मॉलिक्यूल तुमको पता होगा साइंस की बुक में, अगर तुमने कभी जिंदगी में साइंस की बुक खोली है तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन ब्रेक हो के हमको ऑक्सीजन मिलता है. और हमारी फिशेस, हमारी जो मैराइन एनिमल्स हैं, वो भी 110%, 100% भी नहीं, 110% वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है. सही बात है ना? अगर वो भी समझो वाटर नहीं है तो फिर कहाँ पे रहेंगे? अपने घर में तो रखोगे नहीं, तुम उनको रखोगे अपने घर में, और वहाँ पे रखने के लिए भी उनको पानी चाहिए. समझो आप बैठे हो ना, आपके घर में नीचे शार्क घूम रही है, तो फिर कैसा होगा? नहीं, क्या क्या ही हो जाएगा. सही बात है ना? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यूज़ द वाटर स्पेयरिंगली एज मच एज यू कैन. सही बात है माँ? ठीक है. सोर्सेज ऑफ द वाटर, सोर्सेज ऑफ द वाटर. अब सबको पता है वाटर है, पर आता कहाँ से है? फैक्ट्री है क्या पानी की? नहीं है ना. फैक्ट्री में भी पानी जाता है, फिर पानी बनता है. अच्छा, सिंपल पानी होता है, उसको अच्छे से साफ बाफ करके और क्लीन करके फिर उसमें से जो बॉटल में डालते हैं वही पानी होता है. जो ओशन और सी में से आता है वही पानी होता है, पर उसको बस थोड़ा साफ करते हैं. सोर्सेज ऑफ वाटर, 3 मेन सोर्सेज पूछेंगे एग्जाम में, जरूर पूछेंगे. सोर्सेज ऑफ द वाटर कौन से सोर्सेज है? एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ द वाटर. अब जितने मार्क में पूछते हैं उतने मार्क में आप लिख सकते हो. ठीक है. फर्स्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट एंड वन एंड ओनली द सोर्स ऑफ वाटर इज रेन सोर्स, रेन वाटर. रेन वाटर मतलब समझ लो ना, आपके पूरे जितना भी पानी है ना आपके पास, सब कुछ रेन वाटर से आया है. जो हमारी ओशन है उसमें भी पानी रेन से, रिवर्स है रेन से पानी आता है. आपने देखा होगा बहुत सारी रिवर्स समर के सीजन में ड्राई हो जाती है, और फिर उनको गिफ्ट कौन देता है? रेन देती है. रेन देती है ना. फिर हमारे जो ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर पहुंचा कैसे ग्राउंड में? तो जब रेन हुई तब तो ग्राउंड में जाएगा ना. और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना. फिर और कौन सा है? सरफेस वाटर. सरफेस वाटर बोले तो क्या इसमें रिवर्स आते हैं, लेक्स आते हैं, पॉन्ड है. पॉन्ड कभी देखा है तुमने? पॉन्ड देखा है? पॉन्ड देखा है? कैसा होता है? अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा होता है, मेरे को पता है अच्छा होता है, पर उसके अंदर पानी होता है. पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड के अंदर पानी होता है. वो कैसे? हम बाल्टी नहीं डालते. एक बार
मशीन से पॉन्ड को खोदा जाता है, फिर जहाँ तक पानी निकलता है फिर वहाँ तक सब वो लोग सरफेस बना के और अच्छे से पानी निकालने की टेक्निक्स रखते हैं। आप खुद तो नहीं करते ना, पानी मैन्युफैक्चर करते हो घर पे, किसी के करते हैं तो मेरे को बताना भाई ज़रूर, मैं भी खुश होऊंगा, मैं भी आपके घर से पानी लेने आऊँगा। तो फर्स्ट इज द मेन सोर्स दैट इज रेन वाटर। रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, सबको पता है और मैंने भी बता दिया, वापस से ही बताया कि भाई रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। अगर पूछे ना सोर्स ऑफ वाटर तो ये लाइन तो लिखना ही लिखना कि भाई रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, वेल एक्सेट्रा आर द सेकेंडरी सोर्सेस। ऑल दीज सोर्सेस एक्सिस्ट ड्यू टू द रेनफॉल। वो एक्सिस्ट का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, ई आएगा एक्सिस्ट में, ठीक है। तो सारी जो बोलते हैं ना रिवर्स है, लेक्स है, आपने देखा है रिवर कभी देखा है भैया? रिवर देखा है कभी? रिवर देखा है? कैसा मस्त होता है, अरे वाह बहुत खूबसूरत होता है, पर उसको गिफ्ट कौन देता है? अब देखो इसका एक बहुत मस्त बेहतरीन सा एग्जांपल, ठीक है। आप जाके मस्त होटल में जाके बहुत सारे पैसे खर्च किए, बहुत सारे पैसे खर्च किए और फिर पर पैसे आए कहाँ से? पैसे आए कहाँ से? मेन सोर्स कौन है? पप्पा। तुम्हारे पास है खुद के? कुछ भी नहीं है। तो मेन सोर्स तो पप्पा है। और उसका ये भी एग्जांपल अच्छा नहीं लगा तो मेन सोर्स पैसों का बैंक है, सब लोग ऐसे यूज करते हैं, पर मेन सोर्स कहाँ पे? जहाँ फैक्ट्री कहाँ पे है? फैक्ट्री कौन सी है? तो बैंक है, बैंक से सबको पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि खुद घर पे मस्त मशीन से नोट बोर्ड बना के ये लो भाई कितना चाहिए तुमको। तो मेन सोर्स जैसे पैसों का बैंक है, वैसे वाटर का मेन सोर्स क्या है? रेन है। वाटर का मेन सोर्स क्या है? रेन है, ठीक है। तो सब ये तो सब बच्चे हैं रेन के। कौन? रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, वेल्स, ये सब बच्चे हैं रेन के। हर साल में 3 महीने 4 महीने रेन आता है और ये बच्चों को खुश करके जाता है। जैसे आपके पापा या मम्मी कोई फौज में होते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो 3 महीने ड्यूटी करते हैं और 1 महीने की उनको छुट्टी मिलती है। मान ली 3 महीने तुमको अकेले घर पे रहना पड़ता है, तो 3 महीने जब पापा मम्मी आते हैं तो तुमको एकदम बस खुश कर देते हैं, एकदम जलसा, फुल एंजॉय करो, फुल एंजॉय। वैसे रेन जब 1 महीने में आता है तो रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स फुल एंजॉय करते हैं, जलसा party.com पूरा भर जाते हैं उसके अंदर। उस टाइम पे जब रेन का सीजन होता है ना, तब फिशेस और जो भी सी एनिमल्स है, सी क्रीचर्स है एकदम, उनका क्या बोलते हैं, उसका पार्टी टाइम होता है। जैसे तुम्हारा समर वैकेशन होता है ना, वैसे उनका रेनी सीजन होता है। किसके लिए रेनी सीजन होता है? रिवर एनिमल्स के लिए, मैराइन एनिमल्स के लिए। दूसरा है सरफेस वाटर। सरफेस बोले तो क्या बोलते हैं? वो दिखता हुआ पानी। सरफेस बोले तो दिखता हुआ पानी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर आने वाला है। वैसे सरफेस बोले तो ऊपर दिखता वाला पानी, जो हमको दिखाई देता है वो वाला पानी, दिखाई देता है वो वाला पानी जो ग्राउंड के ऊपर होता है। तो the water on the surface of the earth is found in the form of river, lake, pond, sea, stream, etc. is called the surface water. Rivers are the main source of the surface water. जैसे वाटर का मेन सोर्स है रेन भैया, वैसे रिवर का सरफेस वाटर का मेन सोर्स क्या है? रिवर है, ठीक है। तो सबका एक पप्पा होता है, पप्पा जरूरी है, नहीं तो बेटा क्या अपने आप को पप्पा समझने लगेगा। तो वैसे सरफेस वाटर का मेन जो सोर्स है वो है हमारा रिवर है, ठीक है। तो सरफेस वाटर मतलब वो पानी जो हमको दिखाई देता है, दिखाई देने वाली थोड़ी चीजें जो हमको दिखाई देती है। रिवर दिखाई देती है, कभी कभी जाते होते हो तुम ब्रिज क्रॉस करते हो, नीचे रिवर होती है। लेक्स तुमको दिखाई देती है, कभी कभी तुमने विजिट की होगी, दाल और वुलर लेक है हमारे कश्मीर के अंदर, सबसे फ्रेश वाटर लेक्स है। कभी विजिट किए तो नहीं किए तो ठीक है, कर लेना कभी। दल और वुलर कश्मीर के अंदर है, सबसे फ्रेश वाटर लेक्स है हमारे इंडिया की, उसका पानी तुम पी सकते हो, ठीक है। उसके अंदर नीचे क्या है वो भी दिखेगा, कभी नहीं विजिट किए तो करना। पॉन्ड गांव में होता है सबके, पॉन्ड मस्त मटका कुआ जैसा, कुआ बोलते हैं हिंदी में उसको, उसके ऊपर पुली लगा होता है, उसके पानी खींच के हम पानी यूज करते हैं। तो वो भी एक सरफेस वाटर में आता है। पानी दिखाई देता है ना, देता है ना, पॉन्ड में पानी दिखाई देता है ना, इसके लिए उसको सरफेस वाटर बोलते हैं। सी भी आपने कभी विजिट किए क्या? नहीं किया, कोई बात नहीं। अरेबियन सी हमारे महाराष्ट्र गुजरात के आसपास है, आप देख सकते हो, अरेबियन सी में भी जरूर जाना। स्ट्रीम बोले तो छोटी रिवर, स्ट्रीम बोले तो छोटी रिवर, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई होता है ना, वैसे स्ट्रीम बोले तो रिवर का छोटा भाई, बहता पानी, एक्सेट्रा इज कॉल्ड दी सरफेस वाटर। और सबको बता दिया मैंने कि भाई
रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। ये जो बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर वाई वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज हम अगर आंसर लिखने जाते हैं, आप लोग क्या समझते हो अपने आप को, भाई हम बहुत लेजेंड इंसान है, पर आप लेजेंड नहीं होते हो। हम जब आंसर चेक करते हैं ना एग्जाम्स में, तो आप कुछ भी लिख देते हो। सरफेस वाटर मतलब मैंने आपको बोला कि भाई जो पानी दिखाई देता है, तो आपने भी लिख दिया जो पानी दिखाई देता है वो सरफेस वाटर। बट ऐसा नहीं होता है, सामने वाले को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस वाटर? तो सरफेस वाटर मतलब द वाटर, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, उन सब के पानी को सरफेस वाटर बोलते हैं, उन सब के पानी को। फिर ये जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है, जैसे रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, ये पॉइंट क्या तुम्हारे मार्क्स को और बढ़ाते हैं और तुम्हारे आंसर को अट्रैक्टिव करते हैं। आंसर को चेक करने के लिए जो हम बैठते हैं ना, तो आंसर बहुत अट्रैक्टिव होता है ना, तो उसको हम फुल में से फुल देते हैं। ऐसे सबको फुल में से फुल नहीं मिलती, आधी मार्क तो हम काटते हैं, क्योंकि हमको अट्रैक्टिव, आपको भी कभी भी देखा होगा आपने, आपको अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद है क्योंकि वो हमको अच्छी लगती है। अट्रैक्टिव कर, आंसर्स को भी अट्रैक्टिव लिखो। तो अभी क्या है, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड बोले तो जमीन। अरे वाह सर क्या ही बता दिया। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर होता हुआ पानी। अब जिसको हिंदी में बोलते हैं, गांव में ये चीज़ें बहुत यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में 100% यूज़ होती है। एग्रीकल्चर में क्या होता है भाई, पानी चाहिए होता है, तो पानी चाहिए होता है तो बाल्टी बाल्टी तो डालने जाएंगे नहीं, वो फिर 3-4 दिन लग जाएंगे एक बार पानी डालने में। तो ग्राउंड वाटर मतलब कुआं खोदते हैं, कुआं खोदने के लिए मतलब वो बोर डालते हैं, बोर। अगर तुम सोसाइटी में रहते हो ना, तो सोसाइटी में तुम्हारे नल में से पानी आता है ना, लोग बोलते हैं, एक जने को मैंने पूछा कि भाई बेटा ग्राउंड वाटर, तेरे घर पे पानी कैसे आता है? तो बोले है ना, यहाँ पे पाइपें लगी हुई है और वो पाइप है ना आगे नदी है ना उसमें लगी हुई है। मैंने कहा वाह 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 वाह, पता ही नहीं था मेरे को। तो फिर उसको मैंने बताया कि भाई ग्राउंड वाटर से पानी आता है। जब सोसाइटी बनती है ना, उसका सबसे पहला पर्पज़ ये होता है कि पहले पानी को ढूंढना है, पहले पानी को ढूंढना है। कोई भी साइट या कोई भी जगह कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसमें पहले सबसे पहले पानी को ढूंढा जाता है। तो पानी को खोद के निकालते हैं ज़मीन में से, ज़मीन के 15-20 फुट नीचे या 30 फुट नीचे पानी मिलता है, और वो पानी को हम लोग बाहर निकालते हैं। मशीन यूज़ होती है उसके लिए, 3-4 दिन लगती है पानी फाइंड करने के लिए। जो ड्रिल करती है मशीन ज़मीन के अंदर, और उसके बाद पानी निकलती है, और वो पानी हम यूज़ करते हैं, और वो पानी हमारे घर पे आता है। इसको बोलते हैं बोर। और इसका तुमसे सोसाइटी में मेंटेनेंस लिया जाता है। जो तुम्हें मेंटेनेंस लेते हैं सोसाइटी में, वो इस चीज़ का लेते हैं कि भाई पानी जो होता है ना, वो उसका मशीन से पानी को ऊपर खींचना पड़ता है। तो ये प्रोसेस है इसका, इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। जो ज़मीन के अंदर से पानी निकाला हमने खोद के, स्टडी होती है इसकी पानी की, कहीं पे भी कोई भी नहीं ढूंढ सकता है पानी। आप ऐसा नहीं है सब जगह ज़मीन खोद खोद के बैठ जाओगे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो उसकी स्टडी होती है, जिसने स्टडी किया होता है उसको ही पता होता है कहाँ से पानी निकलेगा। सही बात है क्या नहीं? हाँ, अभी ऐसा नहीं कि फिर तुम लोग ज़मीन में से पानी निकालने चले जाओ। ग्राउंड वाटर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस among the several sources of the water. Groundwater is obtained due to the process of water absorbed by the lower strata of the land. The volume of the groundwater is unlimited. Wow, 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 wow. In the northern plains of India, there is about 42% of the groundwater. In southern India, there is less groundwater due to the plateau and the mountainous region. Groundwater is utilized मैक्सिमम फॉर दी इरीगेशन पर्पस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई ग्राउंड वाटर कहाँ पे मैक्सिमम यूज़ होता है, इरीगेशन पर्पस में, क्योंकि वो लोग कोई ट्यूब वेल्स ये सब की ज़रूरत पड़ती है और वो लोग ही ये सब खोद सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी एक जन के लिए तो हम ग्राउंड वाटर निकालेंगे नहीं, इतना बड़ा कुआं खोदने में उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इरीगेशन के लिए मैक्सिमम यूज़ होता है। नॉर्थर्न प्लेन्स मतलब काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये जगह पे हमारे पास ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ें तुमको याद भी रखनी है कि भाई ग्राउंड वाटर अभी नहीं, फ्यूचर में भी तुम्हें अगर कोई सवाल पूछ लेता है बेटा ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे ज़्यादा है। नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा है। वाई नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा है? क्योंकि उधर सरफेस एरिया, सरफेस है, और साउदर्न में कम है। साउथ तुम्हें अगर कभी विजिट नहीं किया तो मैं बता दूं कि साउथ में क्या होता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूस, वो सब ज़्यादा होते हैं। अब पहाड़ को तो कोई खोदेगा नहीं ना, पहाड़ी 15-20 फुट का होता है, 15-20 फुट और खोदे 40 फुट में तो मशीन टूट जाएगी, 40 फुट में तो मशीन टूट जाएगी। इससे अच्छा जहाँ पे सरफेस प्लेन होता है ना, वहाँ पे इजीली खोद सकते हैं, इजीली हम लोग खोद सकते हैं। तो साउदर्न रीजन में मिनिमम वाटर और नॉर्थर्न रीजन में मैक्सिमम वाटर। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग सरफेस एरिया एंड द साउदर्न रीजन आर हैविंग माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड दैट वी आर नॉट एबल टू ड्रिल देम इजीली। तो हमको सबसे ज़्यादा पानी कहाँ मिलता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है, साउदर्न प्लेन्स में नहीं मिलता है। 42% हमारा पानी ग्राउंड वाटर में से आता है, और वो ग्राउंड वाटर
नॉर्दर्न प्लेन्स में यूज़ होते हैं। और सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स में हम यूज़ करते हैं ना, क्या यूज़ करते हैं, जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ होती है ना, वो उधर है सबसे ज़्यादा। कैसे मैं आपको बता दूँ, पंजाब इट्स द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ द राइस, वीट इट इज़ ऑल्सो नोन एज वीट बॉल ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज उसमें वाटर बहुत सारा है। कश्मीर एप्पल्स, हाँ पंजाब में और भी बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग द ग्राउंड वाटर लेवल, एंड ग्राउंड वाटर जिसके पास है ना वो राजा है। इसमें और भी एक लाइन लिखी हुई है बहुत जोरदार, ग्राउंड वाटर का कोई लिमिट नहीं है, दिस इज अनलिमिटेड। जैसे तुम्हारे पास अनलिमिटेड डेटा होता है ना, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, वैसे ये अभी अनलिमिटेड है। ग्राउंड वाटर की कोई लिमिट नहीं। अब ग्राउंड वाटर कैसे जाता है, जब बारिश गिरती है ना, तब क्या होता है, ज़मीन के ऊपर पानी होता है। अब थोड़ी देर बाद अब देखते हो पानी गायब हो गया, वो कोई पी नहीं जाता है, वो ज़मीन चूस लेती है पानी, और ज़मीन के अंदर धीरे 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 अंदर जाते जाता है, और एक जगह पे आके स्टॉप हो जाता है, और वो अपना लेवल क्रिएट करते जाता है। और फिर उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ जाता है ना, फिर जब इंजीनियर्स होते हैं तो वो पानी को बाहर निकालते हैं। और ये एक जगह नहीं होता है, पूरे एरिया में होता है। जैसे आपके जो एक जगह ट्यूबवेल खोदा होता है ना, वो सिर्फ उतनी जगह पे ट्यूबवेल की पानी नहीं होता है, पूरे एरिया में पानी होता है। और वो उसको, जैसे आपका ट्यूबवेल में पानी खत्म हो गया तो दूसरे दिन वापस से भर जाता है, क्योंकि वो पानी वहाँ पे सब एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल तो आपको मैं कभी दूंगा फ्यूचर में। असली में ट्यूबवेल खोदेंगे हम साथ में मिलके, और फिर उसमें से पानी निकालेंगे और फिर जलसा करेंगे। वाटर रिसोर्सेज एंड दी यूजेस। अब पानी कहाँ से आया, कैसे आया, और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यूज़ तो आपको पता है, पानी पीने में करते हैं। अरे वो पीने वाली बात नहीं पूछ रहे भैया, पीने वाला तो मेरे को पता है, पानी को पिया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं। अब वो तो तुम घर में करते हो। अब घर में तो सब तो पानी का यूज़ करते हैं, वो एक डोमेस्टिक पर्पज़ है। पर कॉमर्शियली ये वाटर को कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं, पढ़ के थोड़ा बहुत। इरीगेशन बोले तो क्रॉप्स को उगाना, इरीगेशन मतलब एग्रीकल्चर बोलो। About 84% of the water in India is used for the irrigation. Please underline, mark this word. About 84% of water in India is useful for irrigation. Example, about 1500 liters of water is required to produce 1 kg of wheat. सबको पता है, ये एक्सप्लेन करने जैसी चीज़ें हैं, बताने जैसी चीज़ें हैं भाई। 1 kg व्हीट को उगाने के लिए 1500 लीटर्स लगता है। और आप पता है एक दिन में कितना पानी पीते हो? आप दिन में 3 to 4 लीटर्स पीते हो। सोच लो 1500 लीटर्स पानी लगता है 1 kg व्हीट को उगाने में। और आप खाने के टाइम सोचते भी नहीं हो कि हम कितना खा रहे हैं, पर देखो कितनी मेहनत लगती है। पैडी, जूट एंड शुगर केन क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर। बोलो, व्हीट को सबसे कम पानी चाहिए, और पैडी को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। तो लिखा है कि व्हीट को 1500 लीटर चाहिए 1 kg के लिए, तो पैडी को तो उसका डबल ही चाहिए होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि पैडी को जो चाहिए वो हाईएस्ट वाटर चाहिए। और व्हीट तो क्या है भाई, वो कम पानी में उग जाता है, क्योंकि वो सूखे पानी में उग सकता है, मतलब कम पानी में उग सकता है। पर जूट है, पैडी है और शुगर केन है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए। Water is being used for the irrigation since ancient times. In the 2nd century, the famous Grand Uncut Canal was constructed across the river Kaveri. In 1882, the Eastern Yamuna Canal was constructed in the उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी बोलते हैं। तो आजकल से हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ में पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे दादा परदादा, उनके भी परदादा, उन्होंने हमें ये सिखाया था कि भाई ग्राउंड वाटर निकलता है। हमें तो ये सब अभी हम तो क्या मशीन यूज़ करें, वो तो पता नहीं कैसे कैसे खोद के यूज़ करते थे ग्राउंड वाटर को। और पहले तो मैं बोलता हूँ, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है, और बहुत बार गांव में तो ऐसा होता है। ग्राउंड वाटर जो था ना, अभी तो क्या है, गर्मी के कारण और हमने खोद के पूरे ग्राउंड वाटर की बैंड बजा दी है। पहले ग्राउंड वाटर बहुत ऊपर हुआ करता था, अभी तो हमको बहुत नीचे खोदना पड़ता है। समझो अभी अगर हम 30 फुट खोदते हैं ना, तो पहले सिर्फ 10 फुट खोदे ना तो पानी निकल जाता था, क्योंकि पहले ग्राउंड वाटर ऊपर था, और अभी हमने खोद के हर जगह बैंड बजा दी ग्राउंड वाटर की। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ में आज नहीं, हम बहुत टाइम से इरिगेशन फैसिलिटीज़ में ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। 2nd सेंचुरी में एक कैनाल बनी थी जिसका नाम था ग्रांड एनिकट कैनाल। अब इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है ये फर्स्ट कैनाल थी, बट ऐसा लिखा है कि भाई एक कैनाल क्रिएट हुई थी जिसका नाम था ग्रांड एनिकट कैनाल। MCQ में शायद हो सकता है ये वर्ड होगा
कि भाई ग्रैंड एनीकट कैनाल कौन सी सेंचुरी में बनी थी या सेकेंड सेंचुरी में कौन सी कैनाल बनी थी। फिर उसके बाद और भी एक वो कैनाल बनी थी कौन सी रिवर पे, कावेरी रिवर जो साउथ में है, कावेरी रिवर जो साउथ में है वहाँ पे ये एनीकट कैनाल बनी थी। फिर 1882 में एक और चीज़ किया, यमुना कैनाल बनाया, और वो कहाँ पे बनाया, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक और कैनाल बनाया जिसका नाम दिया यमुना कैनाल, यानी यमुना कैनाल। वाई यमुना कैनाल? बिकॉज वो रिवर यमुना के ऊपर क्रिएट किया हुआ है, इसके लिए उसका नाम दिया है यमुना कैनाल, ठीक है। और वो उत्तर प्रदेश में है। देखना शायद ये एमसीक्यूज में होगा, वो तुमको हैरान करना चाहेंगे तो हैरान कर सकते हैं, भाई ये कैनाल कौन सी है, कैसे है, और कहाँ पे, यूपी में कौन सी कैनाल है, तो यमुना कैनाल है। इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। देर आर 3 मीडियम्स ऑफ द इरीगेशंस, दीज आर वेल्स एंड ट्यूब्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, ये 3 इरीगेशन के मीडियम्स है, और ये सबसे खास है, ये सबसे खास है। जैसे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बींग, हार्ट, नोज मतलब हार्ट, लंग्स और किडनी, तीनों में से एक भी पार्ट डैमेज हुआ ना भाई, वो बोलते हैं ना राम राम, क्या बोलते हो तुम लोग, ऐसा हो जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट मीडियम्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, कैनाल्स एंड द पॉन्ड्स। आउट ऑफ दिस वेल्स एंड कैनाल्स आर द मेजर मीडियम्स ऑफ द इरिगेशन। अब इनमें से भी वेल्स और कैनाल्स सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं और या उनमें पानी भी कम आता है, तो वेल्स और कैनाल्स में ज़्यादा पानी होता है। कैनाल्स एंड पॉन्ड्स come at the second and the third place respectively. Canals irrigation is practiced in the west plains of Satluj, Ganga and Yamuna, and also in the delta regions. अब जैसे सबको बताया अपन ने कि भाई क्या बोले, तो कैनाल्स और वेल्स ये मेजर मीडियम्स है किसके, इरिगेशंस के, और कैनाल्स एंड पॉन्ड्स कम एट द सेकेंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली। मतलब वहाँ पे मिस्टेक है, श्योरली मिस्टेक है, क्योंकि जो वेल्स है और यहाँ पे ट्यूबवेल्स आएगा, तो ऐसे जो है ना ये मेजर मीडियम्स है ना, तो वहाँ पे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आएगा। आप लोग भी करेक्ट कर देना। तो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द मेजर मीडियम्स ऑफ द इरिगेशंस, और यहाँ पे ये सही लिखा है कि भाई कैनाल्स एंड पॉन्ड्स कम एट द सेकेंड एंड द थर्ड प्लेस, और फर्स्ट प्लेस है हमारा वेल्स एंड ट्यूबवेल्स का, ठीक है, ओके डन। फिर उसके बाद कैनाल की जो प्रैक्टिस है सबसे, मतलब इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि फर्स्ट यहाँ पे काम प्रैक्टिस हुई थी, पर ऐसा लिखा है कि भाई कैनाल कहाँ पे यूज़ की जाती है, तो सतलुज में यूज़ किया जाती है, गंगा रिवर में यूज़ किया जाता है, यमुना रिवर में यूज़ करते हैं, और कुछ महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन द ईस्टर्न प्लेन्स, ये सब रिवर्स के नाम है जहाँ पे हमने कैनाल्स क्रिएट करके रखी है। और कैनाल जो हम यूज़ करते हैं, 1-2 नाम तो रिवर के ज़रूर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये आंसर भी लिखना है। फिर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर वेरी कॉमन इन द एलुवियल प्लेन्स, इरीगेशन बाय पॉन्ड्स इज प्रैक्टिस्ड मोर इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न स्टेट्स। अब एलुवियल सॉइल, सेकेंड 10th लेसन, एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल हमारे साउदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा पाई जाती है। तो जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है वहाँ पे जो हमारे जो वेल्स और ट्यूबवेल्स है ना, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और वो साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट में हमारे एलुवियल सॉइल है, तो इसके लिए वो लोग वेल्स और ट्यूबवेल्स को क्रिएट करके ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकेंड इज द मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पस बोले तो क्या, मतलब एक काम से 3-4 काम हो जाए, तुम एक प्रोजेक्ट बनाओ उससे 3-4 काम हो जाए। कैसे, इसका एक एग्जांपल है। एक बार स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने बोला सबने प्रोजेक्ट बनाया, बोले हाँ बनाया। अब हम 4 दोस्त थे, हम में से खाली एक ने बनाया था, तो एक जना फर्स्ट बेंच में बैठता था, एक जना लास्ट बेंच में बैठा था, और दूसरा दूसरी रो में बैठे थे। तो पहले वाले ने चेक करवाया, टीचर ने साइन नहीं किया था, बस खाली देख के छोड़ दिया। फिर नीचे से बुक सीधा स्लाइड करके पीछे लास्ट वाले को, तो उसका भी काम हो गया। फिर उसने पीछे वाले को, बाजू वाले को, टीचर देख नहीं रही थी तो काम हो गया, क्योंकि टीचर का ध्यान खाली दूसरों बच्चों के ऊपर था, क्योंकि सब आवाज़ कर रहे थे। तो एक प्रोजेक्ट में हम 4 जन का काम हो गया।
तो वैसे हमारे पास भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास भी ऐसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है जो हम वाटर के ऊपर यूज़ करते हैं। किसके ऊपर? वाटर के ऊपर। कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। मैनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स फ्लो इन इंडिया, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी रिच इन इंडिया, दिस इज़ बिकॉज ऑफ physiography and such that many rivers merge with the other rivers and empty their water into the seas। अरे सही बात है भाई, आपने देखा होगा भाई यूपी के पास यमुना रिवर है और गंगा रिवर है, और ये सब रिवर कहाँ जाती है? हमारे घर पे तो आती नहीं है मिलने के लिए हमको, ये सब जाती है इंडियन ओशन में, ये सब जाती है इंडियन ओशन में। हमारे जो गॉड मतलब हमारी जो इंडिया है उसकी फिजियोग्राफी बहुत मस्त है। फिजियोग्राफी बोले तो जो रिवर्स का जो इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो बहुत अच्छा बना है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी इतनी अच्छी तरह डेवलप्ड है ना कि भाई सारी छोटी छोटी नदियाँ, वो बड़ी छोटी बड़ी रिवर्स नदियाँ सब मिल के एक जगह फॉर्म होती है, वो जाती है सी में, और फिर सी में जाके मर्ज हो जाती है। तो उससे हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं आगे चल के, कैसे वो प्रोजेक्ट्स को यूज़ करते हैं। विद द आइडिया ऑफ दिस water may be harassed for the various multi-purpose projects are planned on the many rivers। A multi-purpose project means to solve various problems associated with the river valleys। It includes flood control, prevention of the soil, water for drinking and irrigations, industries, water provide to settlements, generation of the electricity, internal water transportation, entertainment, wildlife protection, development of fisheries एक्सेट्रा। इतना सारा नहीं है, ये थोड़ा ही है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारी जो रिवर्स है वो हमने बताया कि भाई वो लास्ट में जाके सी में मिलती है, ओशन में मिलती है, ठीक है, सी से फिर ओशन में चली जाती है, ठीक है। तो वो सी से ओशन में जाती है ना, उसमें भी हमारा फ़ायदा है कि भाई वो फ्लो होती है कंटिन्यूसली, एक जगह रुक नहीं जाती है। अभी ऐसा नहीं कि भाई चलो आगे जाके इसकी दीवार है बस यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया, ऐसा कोई भी रिवर में नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है रिवर्स का, और वाटर का कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो उसकी वजह से हम लोग वो वाटर को यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पस में। कैसे यूज़ करते हैं? अब वो जो वाटर फ्लो हो रहा होता है ना, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हमारी फिशरीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, और फिशरीज और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर हम इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अभी एंटरटेनमेंट पर्पस बोले तो क्या बोलते हैं, अगर किसी को शिप में या क्रूज़ में या वो जो एन्जॉयमेंट करना है, बाहर वाटर देखना है, तो उस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम लोग इसको है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता है वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री, सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज है। और फिर इसकी वजह से जो वाटर है ना वो रुकता नहीं है। तो रुकता नहीं है ना, तो समझो एक गांव है जिसमें से नदी बह रही है, पर क्या हुआ, अगर समझो बहुत सारा पानी आ गया, बहुत सारा पानी एक साथ नदी में, एक साथ हमारा रेन पड़ गया बहुत सारा, तो अगर समझो वहाँ पे उसका रिवर का एंड पॉइंट होता ना, तो वो पूरा पानी गांव में आता, पर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है ना, तो रिवर फ्लो होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस कि भाई कोई भी रिवर रुकेगी नहीं, तो उससे हमारे गांव में फ्लड नहीं आएगा, और वो पानी जो रिवर जो हमारी जा रही है ना, सब गांव में होके जाती है, तो उससे हम उसको इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी सॉइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मतलब एक ही पानी उसको हम एंटरटेनमेंट के लिए, फिशरीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और एक और चीज़ था इसमें, और फ्लड के कंट्रोल करने के लिए। इतनी सारी चीज़ के लिए एक ही पानी को यूज़ कर सकते हैं। आप तो सिर्फ खाने पीने की बात कर रहे थे, इसमें इतनी सारी वेज लगी है पानी को यूज़ करने की। और भी कोई वेज है तो आप ज़रूर बताओ, आपके पास कुछ है तो आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ, कोई टेंशन की बात नहीं है, घर की बात है। सही बात है कि नहीं? ठीक है। अब ये एक टेबल है। अब ये टेबल क्या है कि भाई एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कौन सी रिवर पे दिया हुआ है, कौन सी रिवर पे बना हुआ है, और उस रिवर की वजह से कौन से जनों को बेनिफिट पड़ता है। तो पहला नंबर है भाखरा नंगल। अब भाखरा नंगल एक डैम है, तो ये कहाँ पे बना हुआ है? ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, शायद ये आपको पूछेंगे, ऐसे तो कभी कभी पूछते हैं, पर अगर पूछ लिया तो याद रखना,
ऐसे इजी है इसको याद करने के लिए, भाखड़ा नंगल। तो वो कहाँ पे है, सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पे यूज़ होता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसकी वजह से बेनिफिटेड है। कोसी, दूसरा कोसी है, आसान है, कोसी रिवर पे कोसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, और वो एक ही स्टेट को बेनिफिट देता है, वो है बिहार। फिर दूसरा क्या है, तीसरा है दामोदर वैली। अब दामोदर वैली, तो प्रोजेक्ट का नाम दामोदर वैली, तो रिवर का नाम दामोदर। अब उसको किस जगह को बेनिफिट्स होता है, तो वो झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर है हीराकुंड। हीराकुंड किन से जगह को क्या है उसका, हीराकुंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का नाम है, महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है, और उससे सिर्फ एक स्टेट ही प्रॉफिटेबल है, और वो है हमारा ओडिशा। ठीक है। फिर चंबल वैली, अरे वाह वाह, क्या ही नाम, क्या है चंबल वैली। तो चंबल वैली चंबल रिवर पे बना हुआ है, और उससे मध्य प्रदेश और राजस्थान देखना आप, दो जगह पे यूज़ हो रहा है, तो वो आपको याद करने के लिए भी आसान है भाई। राजस्थान भाखड़ा नंगल में भी यूज़ हो रहा है और चंबल वैली में भी यूज़ हो रहा है, तो ये याद करने के लिए ईजी रहेगा आपको। फिर नागार्जुन सागर। अब ऐसे नाम जो नागार्जुन वागार्जुन है ना, ये नाम सिर्फ साउथ में आते हैं, तो ये साउथ में जो कृष्णा रिवर है उसके ऊपर बना हुआ है। और उसके जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो हमारा नया स्टेट हुआ ना, आंध्र प्रदेश बड़ा था, जो आधा आधा किया, बहुत साल हो गए, फिर भी आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उसके लिए उसको बेनिफिट होता है। फिर कृष्ण राज सागर, तो ये कावेरी रिवर पे बना हुआ है, और कावेरी रिवर जो कि साउथ में है, तो उससे साउथ की दो स्टेट प्रॉफिट होती है, जो है एक कर्नाटका और दूसरा तमिलनाडु। फिर एक है तुंगभद्रा, तो जो तुंगभद्रा रिवर पे बना हुआ है, और जिससे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश प्रॉफिटेबल है, उनको बेनिफिट मिलता है बहुत सारा। फिर नर्मदा, अरे ये तो अपन की रिवर है, पीछे हमारे यहाँ से फ्लो होती है नर्मदा। तो नर्मदा जो है वो नर्मदा वैली है, सरदार सरोवर उसका और दूसरा भी नाम है, सरदार सरोवर बोलते हैं, और वो नर्मदा रिवर पे बनी हुई है। वो यूज़ होता है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। देखो कितना फ़ायदा देती है नर्मदा रिवर, देख रहे हो तुम लोग, गुजरात को भी फ़ायदा देती है, महाराष्ट्र को भी देती है, राजस्थान को भी देती है, और मध्य प्रदेश को देती है। जो इंडिया के सबसे बड़े स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनको पानी देती है नर्मदा रिवर, सोचो। फिर काड़ानक्का वनकबोरी, तो ये माहीसागर रिवर पे बना हुआ है, और ये गुजरात में है। युक्काई करकपार, ये तापी रिवर पे है, ये भी गुजरात में है। फिर धरोई साबरमती, अगर गुजरात में रहते हो तो कोई साबरमती रिवर के बारे में नहीं जाना, ऐसा बन ही नहीं सकता है। तो ये भी एक गुजरात में के लिए यूज़ होता है, और ये पर्पस है, ये अपने को सबको याद करने हैं कौन सी रिवर पे क्या बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन। अब इरिगेशन के अंदर हम लोगों ने वाटर को, या जो वाटर का एरिया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब हिस्से किए हैं। कैसे हिस्से किया, देखते हैं अभी कैसे हिस्से किया। देयर इज अ डिफरेंस रिगार्डिंग द एरिया अंडर इरिगेशन इन एवरी state. Coastal district is in Andhra Pradesh. Delta regions of Godavari, Krishna rivers. Mahanadi Delta in Odisha. Kaveri Delta in Tamil Nadu. Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, etc. The regions of the intensive irrigation of the country. अब जैसे हमारी भी हम भी कुछ चीज़ों को अलग अलग प्रायोरिटी देते हैं। जैसे हमको पढ़ाई पसंद है तो हम पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। जैसे हमारे पास दिन में 24 आवर्स होते हैं, सब बोलते हैं भाई 8 आवर्स ऑफ स्लीप, चलो ठीक है 8 घंटे तो निकाल दिए स्लीप के, फिर बाकी के 16 घंटे हमको जो चीज़ पसंद है हम वही चीज़ करेंगे। तो वैसे हमारी कंट्रीज़ ने सारे स्टेट्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है। सही बात है कि नहीं भाई? जैसे अभी जैसे एक स्टेट है, जैसे गुजरात है, तो गुजरात में इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। अगर जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ है ना, तो वहाँ पे जो स्टेट होता है ना, उसको वो और भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, ताकि उसमें से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, और उसमें उन लोगों उस जगह को ज़्यादा स्प्रेड करते हैं कि भाई और भी इरिगेशन यहाँ पे हो। और क्योंकि यहाँ पे अच्छी इरिगेशन होती है ना, तो ये जो भी स्टेट्स हैं और उनका एरिया, वो मोस्ट ऑफ एरिया इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। गुजरात में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इरिगेशन होता है। उत्तर प्रदेश हमारा फेवरेट स्टेट, तो उसमें भी इरिगेशन होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जगह है, स्पेस बहुत सारा है, जो स्टेट बड़ा है तो वहाँ पे राइस उगाए जाते हैं। फिर पंजाब, हरियाणा,
ये सब जगह हम लोग इरिगेशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये स्टेट बड़ा है तो इनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, और इसके लिए यहाँ पे इंटेंसिव बोल तो बहुत सारा इरिगेशन पॉसिबल है। हमारी कंट्री का मोस्ट ऑफ इरिगेशन यहाँ से ही आता है, ठीक है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस द इरिगेटेड एरिया इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड 4 times. इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन अबाउट 38% ऑफ द नेट सोन एरिया। हमारे पास जितना एरिया है उसका 38% एरिया इरिगेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। और हमारे पास जब हम इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, जब इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ ना, तो उसके पहले जो इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो इरिगेशन एरिया था ना, उसका 4 times एरिया हमने बढ़ाया। और वो जो कि बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, और फ्यूचर में शायद और भी एरिया बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया तो ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाना पड़ेगा। There is a difference in the irrigated area. Irrigated are as of different states. In Mizoram, 7.3% area are sown in is under the irrigation, while 90.8% इन पंजाब। आप सोच रहे हो कितना डिफरेंस है। वाई? बिकॉज ये जो मिजोरम है वहाँ पे इतनी सारी अच्छी लैंड नहीं है। अगर अच्छी लैंड नहीं हो तो फिर इरिगेशन करने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही हमारा पंजाब, अरे वाह, बल्ले बल्ले, तो वहाँ पे बहुत सारी लैंड है, तो अगर जहाँ पे लैंड ज़्यादा है तो फिर इरिगेशन भी ज़्यादा होगा, और अच्छी इरिगेशन होती है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, लैंड अच्छी है, तो फिर इरिगेशन वहाँ पे हम लोग ज़्यादा करते हैं। There is a vast difference between the total area of under irrigation with the total area sown. More than 40% area of the total area sown is under irrigation in the Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jammu Kashmir, Tamil Nadu and मणिपुर। ये जो स्टेट्स हैं इनमें उनका जो एरिया है उसका मोर देन 40% एरिया, जैसे आपके पास 100 रुपये है तो 100 में से 40% 40 रुपया हुआ, तो 40 नहीं, 40 से भी ज़्यादा परसेंट एरिया इसका, ये जो स्टेट्स लिखे हुए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, इनका जो 40% से भी ज़्यादा एरिया है वो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, और जो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। और इनकी इस स्टेट्स की वजह से मैं तो बोलूँ, आप मोस्ट ऑफ जो भी हमको जो प्रोडक्ट्स मिल रही है ना, जो वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स, जो सीरियल्स, पल्सेस जो हमको मिल रहा है ना, मोस्ट ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स ये स्टेट्स में से हमको मिल रहे हैं। ये स्टेट्स अगर नहीं होंगे ना, इनके पास अगर इनका एरिया कम किया जाएगा ना, तो आपको वो इम्पैक्ट दिखेगा। और इतना सारा एरिया, हम इतना प्रोडक्शन करते हैं कि भाई हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ और इरिगेशन जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट टॉपिक इस वाटर क्राइसिस। क्राइसिस बोले तो क्या? क्राइसिस बोले तो तकलीफ़ें। तकलीफ़ें वाटर की हमसे क्या क्या तकलीफ़ें हैं। तो वाटर इज़ अ नेचुरल गिफ्ट। Water shortage is constantly intensified due to the increasing demand for the grains by increasing population to grow cash crops, increasing urbanization and changing lifestyle of the people. The position of the supply of water and the inequality in the local distributions are the challenges to the human interest, livelihood and the economic development. भाई वाटर तो हमारा नेचुरल गिफ्ट है, किसी के पापा का या मम्मी का या किसी के दादा के नाम पे नहीं है पानी, ठीक है, सबको पता है भाई वाटर नेचुरल गिफ्ट है। पर हमारे पास वाटर की शॉर्टेज है। क्यों शॉर्टेज हो रही है? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज हो रही है, वो हमको तकलीफ नहीं है, पर वो जो कंज्यूम करते हैं, जो फूड कंज्यूम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो फूड बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए इरीगेशन करना पड़ेगा, और इरीगेशन के लिए पानी चाहिए, और वो भी बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। तो इरिगेशन के लिए अगर हम पानी यूज़ करते हैं तो वो पानी हम यूज़ करते हैं, बात सही है, पर अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया ना तो हमको हमारे जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए पानी चाहिए वो नहीं अवेलेबल होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और इसके अलावा हमारे पास एक और तकलीफ है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, हम अपने जो मेजर जो इरिगेशन करते हैं ना वो कैश क्रॉप्स पे करते हैं।
वो कैश क्रॉप्स पे करते हैं, क्योंकि सबको अपने घर को चलाना है। तो वो क्या करते हैं भाई, 100 रुपये का क्रॉप्स है तो 100 रुपये क्रॉप्स तो मार्केट में खरीदा, फिर उससे उन्होंने समझो कोई कैश क्रॉप उगाया, कोई भी सीड्स ली 100 रुपीज़ की, उससे उन्होंने कैश क्रॉप्स उगाया, तो 100 रुपीज़ का उनको 1000 रुपीज़ मिलेगा। पर वहीं कोई हम जो खाने पीने का क्रॉप से अगर 100 रुपये की समझो मैं भिंडी की कोई मैं अपनी सीड्स लेके आता हूँ और फिर उगाता हूँ, तो 100 रुपये का खाली 200 या 300 रुपये मिलेगा। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, सबको कैश क्रॉप ज़्यादा पसंद है। पर हमें ध्यान देना चाहिए भाई, जैसे हम कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली हमको वो जो सीरियल्स है, पल्सेस है, जो इंडिया में जो पीपल को चाहिए वो भी उगाना ज़रूरी है। Nowadays, the water crisis is in very alarming stage in the arid regions of the western Rajasthan and the interior of the southern peninsular plateau. The quality of water has deteriorated in many villages and some towns. Many waterborne diseases are spread due to this. सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। राजस्थान जो है वो हमारे इंडिया का ड्राइएस्ट स्टेट है, मतलब ड्राई मतलब जो सूखा जगह है, बहुत ज़मीन, उधर ज़मीन नहीं है, सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। और डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है। और इन्होंने भी वही बताया कि भाई राजस्थान जो है, राजस्थान में भी वेस्टर्न राजस्थान, पूरा राजस्थान नहीं, बहुत जगह पानी है भी राजस्थान में, पर जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें हमारे पास वाटर की क्राइसिस है। क्राइसिस मतलब पानी की कमी है, क्योंकि वहाँ पे पानी निकलता नहीं है, ना ही उनके पास ग्राउंड वाटर है, ना ही उनके पास सरफेस वाटर है, ना ही उनके पास रेन वाटर है, जो हमने पढ़ा था 3 सोर्सेज ऑफ वाटर, और उनके पास तीनों में से कोई अवेलेबल नहीं है। इसके लिए राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान में वाटर की क्राइसिस है। और फिर दूसरा और भी एक जगह है जहाँ पे हमारा साउथर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू, साउथर्न पेनिनसुलर मतलब जो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, जो साउथ में जो स्टेट्स है ना, उनके जो प्लेट्यूज है जहाँ पे थोड़े बहुत एरिया जो लोग रहते हैं, वहाँ पे भी वाटर की क्राइसिस है। क्योंकि आपको आगे बताया गया है कि भाई जो साउथर्न पेनिनसुलर है वहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, तो उनको हम खोद के ग्राउंड वाटर नहीं निकाल सकते हैं, उनके यहाँ से सरफेस वाटर भी अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे ऐसी तकलीफें हैं वहाँ पे वाटर की क्राइसिस ऑब्वियसली होनी है। और आजकल तो क्या है, बहुत सारे विलेजेस में, छोटे छोटे गांव में, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया पर हमने ज़रूर देखा है कि भाई छोटे छोटे गांव में क्या होता है, पानी खराब आता है, डिटोरेंट पानी, मतलब गंदा पानी आता है, और वो गंदा पानी बच्चे पी जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, क्योंकि वो मासूम होते हैं, उनको पता नहीं है कि भाई पानी अच्छा है गंदा है, तो वो पी जाते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी डिसीज हो सकती है। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, खाने पीने से तो चलो बाद में, पर वाटर से इंसान की बॉडी में 100 से भी ज़्यादा डिसीज स्प्रेड हो सकती है। वाटर से वॉमिटिंग हो सकती है, कफ हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, पानी पीने से ही सिर्फ लूज मोशंस हो सकते हैं, सिर्फ पानी पीने से। पानी के अंदर बोलते पानी एक कम पानी पीने से सब तुम्हारी पेट भर सकता है, इसके लिए भर सकता है क्योंकि पानी के अंदर सब कुछ मिनरल्स है, पर वो दूसरे साइड तुमको बीमार भी कर सकता है बहुत सारे लेवल पे। तो ध्यान रखना, जब भी पियो अच्छा पानी पियो, साफ पानी पियो, और तुम खुद ही खराब नहीं करो तो दूसरों को भी अच्छा ही पानी मिलेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्योर पोर्टेबल वाटर is the basic need of the life. Apart from the attempts made to increase the availability of the potable water, there is a large difference between the demand of water and its supply. Even today, there is a severe shortage of drinking water. In about 8% of the towns in India, it needs to be done to provide clean drinking water to about 50% of the villages of the country. ये दोनों परसेंटेज याद रखने वाली कि भाई हमारे यहाँ पे 8% ऐसे टाउन है जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, और 50% से भी ज़्यादा जगह है हमारी कंट्री में जहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है। 8% ऐसी जगह है, 8% ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर की क्राइसिस है। क्राइसिस मतलब शॉर्टेज है, कम है, मतलब ख़त्म हो गया है, नहीं है। और 50% ऐसी जगह है जहाँ पे गंदा पानी आता है, मतलब स्वेज गटर का पानी आता है, या वो भी गंदा पानी आता है जो हमको कंज्यूम नहीं कर सकते, जो अगर हम कंज्यूम कर लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, ओके। देयर हैज बीन अ लार्ज इंक्रीज इन द इरिगेशन फैसिलिटीज ऑफ इंडिया। हाउएवर 2-3 of the 2/3 of the agriculture region still depends on the rainwater. In the recent times, the groundwater level has gone down considerably due to the more and more water is extracted through the wells and tube wells. As a result, the groundwater resources
has decreased. The country is facing several problems as some states extract groundwater in excessive volume. Serious problem like reduction in the quality of the water, increasing scarcity have to be faced. Besides water, agriculture water is used in the industries uncontrolled quantity. Main sources of water pollution are polluted water of the domestic uses and the इंडस्ट्रीज. हमारे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, उसके लिए हम बहुत हैप्पी है कि भाई हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है. भाई कम पानी में लोग ज़्यादा चीज़ें उगाएंगे, कम पानी में लोग ज़्यादा चीज़ें उगाएंगे. फिर हमारा 2-3% बोलूँ या 2/3 बोलूँ, हमारे जो इंडिया का 2/3 जो पीपल है, जो 2/3 पब्लिक है, 2/3 एग्रीकल्चर रीजन पे डिपेंडेंट है. वो ऐसे एग्रीकल्चर रीजन पे डिपेंडेंट है और वो एग्रीकल्चर रीजन मोस्ट ऑफ रेन के ऊपर डिपेंडेंट है. अब वो रेन के ऊपर भी इसके लिए डिपेंडेंट है क्योंकि अगर हम ग्राउंड वाटर लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बहुत आ जाती है. ट्यूबवेल खोदना, मोटर से पानी निकालना और फिर उसके बाद उसको ज़मीन में देना, तो ये सब कॉस्टिंग, और जितना पानी चाहिए उतना निकलेगा कि नहीं. तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए रेन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, रेन के ऊपर डिपेंडेंट. और वो रेन हुई नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो फिर तकलीफ हो जाती है. और अभी जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्राउंड वाटर पहले था 10 फुट में आ जाता था, पानी निकल जाता था. अभी 20 फीट खोदते तो भी पानी नहीं निकलता है. क्यों ऐसा? बिकॉज हमने कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया के ऐसे हैं कि भाई उनको अगर समझो 1500 लीटर्स पानी चाहिए ना दिन का, तो उसकी जगह वो 200 लीटर्स पानी यूज़ करते हैं. 1500 लीटर चाहिए ना, उसकी जगह वो 2000 लीटर्स पानी यूज़ करते हैं. तो एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं ना, तो अगर कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में यूज़ की जाती है तो एक दिन उसको ख़त्म होना ही पड़ता है. और उसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफें आ रही है वाले स्टेट्स को. और भी बहुत सारी चीज़ें कि भाई हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज आपने देखा होगा, इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो इंडस्ट्रीज जो है वो पानी यूज़ करती है, नो प्रॉब्लम, पानी यूज़ करना पड़ता है, पर अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करती है, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा. और फिर यूज़ करने के बाद वो पानी को अच्छे पानी में छोड़ती है और उसकी वजह से जो अच्छा पानी हमारा वो भी डैमेज होता है. तो मेन जो दो चीज़ें हमारे पानी को डैमेज कर रही है ना, एक तो जो डोमेस्टिक पर्पस जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको भी हम बेकार सी तरह से यूज़ करते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रीज़. तो अगर आपके पास, अगर आप डोमेस्टिक पर्पस में वाटर यूज़ करो तो ध्यान से यूज़ करना. ये आपको ये कहना चाहते हैं, आपको ये समझाना चाहते हैं. अगर आप आगे चल के कोई इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री कोई खोलो तो वहाँ पे भी आप पानी को अच्छे से यूज़ करना, ख़राब मत करना. क्योंकि जो इंडस्ट्री का पानी होता है ना, उसको प्रॉपर चेक करके और फिर गटर में छोड़ा जाता है या स्वेज फार्म में छोड़ा जाता है. पर ये क्या करते हैं, वही गंदा पानी, क्योंकि जो चेक करने की कॉस्टिंग आती है ना, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो इसकी वजह से वो गंदा पानी अच्छे पानी को भी डैमेज करता है. और उसके बाद ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में भी पानी को यूज़ करते हैं, और वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में कोई भी चीज़ को हम यूज़ करेंगे ना तो उसका एक दी एंड आ जाएगा. मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. अभी इतनी सारी चीज़ें हैं तो फिर पानी को बचाना भी तो पड़ेगा ना, बचाना तो पड़ेगा कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अगर जो बचाना चाहते हैं मेरे को बताना भाई, कौन कौन बचाना चाहता है और कौन नहीं बचाना चाहता है. वी ऑल नो दैट वाटर इज अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. ठीक है, हाँ भाई ठीक है. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइक्वल. अलॉन्ग विथ there is a problem of the water pollution. That is why it is necessary to use the water economically and to conserve the available water. हमारे पास जो पानी है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, एकदम थोड़ी मतलब क्वांटिटी में है, हमारे सबको पूरा पड़ जाएगा इतना है. अगर हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो पानी पूरा पड़ जाएगा, इतना पानी है. पर डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल है इसका. हाँ भाई हमको पता है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ जगह ज़्यादा पानी है, कुछ जगह कम पानी. जैसे हमको पता है वेस्टर्न राजस्थान में पानी कम है और गुजरात पे पानी ही पानी है, क्योंकि इसके पास 4 प्रोजेक्ट्स है और 4 रिवर्स है, तो इसके पास पानी ही पानी है. तो इसका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है. और उसी के साथ एक और तकलीफ है. क्या तकलीफ है? कि भाई हमारे पास पानी तो है और हम उसका पॉल्यूशन भी करते हैं. एक तो मैं तुमको गाड़ी चलाने दूँ और उसके बाद तुम मेरी गाड़ी भी डैमेज करो, मैं पैसा भी नहीं दूँ तो फिर कैसे चलेगा? तो वाटर का जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं ना वो गलत बात है. और इसके लिए वाटर को इकोनॉमिकली मतलब एकदम अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम
इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, तो अगर इतनी सारी तकलीफ़ें अगर कंटिन्यू रही तो फिर आगे चल के आपको तो कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, पर जो आपकी फ्यूचर जनरेशन होगी उनको बहुत तकलीफ होगी, और वो आपको ही बोलेंगे कि हमारी जो जो हमारी एंसेस्टर थे उन्होंने पानी को सेव नहीं किया। सब तो यही बोलेंगे, क्योंकि और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। जैसे अभी आपने देखा पेट्रोल का ऑप्शन हम लेके आए इलेक्ट्रिसिटी वाली व्हीकल्स, पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है भाई? वाटर से होती है। अब वाटर खत्म हो गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी भूल जाओ। तो फिर तीसरा लास्ट में एक और चीज़ आएगी, साइकिल पे चलो। और क्या आएगा? Water is a resource, such a resource which is directly associated with the entire living organisms. The remedies to conserve water are to be done at the different stages. The maintenance of the water resources is known as water conservation. तो भाई वाटर जो है हमारे पास सब चीज़ों के लिए है, बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं, लिमिटेड क्वांटिटी में, पर काम हो जाएगा इतना है तो। और हमको इसको सेव करना है तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ है हमारे पास। रेमेडीज़ मतलब तरीके हैं हमारे पास पानी को सेव करने के लिए। वो कैसे तरीके हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारी तरीके हैं, तो वो तरीके हमको अलग अलग स्टेज पे यूज़ करके वाटर को सेव करना है। अगर आपके पास कोई एक तरीका है वाटर को सेव करने का तो हमको ज़रूर बताना कि आप कैसे सेव करोगे आज से वाटर को। सम जनरल रेमेडीज ऑफ द वाटर कंजर्वेशन आर एज फॉलोज, कुछ लिखी हुई है भाई। मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्वायर फॉर वाटर स्टोरेज, more construction of the reservoir for water storage, connecting to river basin and bringing the groundwater at the higher level. वाटर इज अ नेशनल रिसोर्स। सिर्फ दो ही तरीके दिए हुए हैं। एक तो हमको रिजर्वायर बनानी चाहिए जिससे हम वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, और दूसरा अगर जहाँ पे समझो दो रिवर जा रही है तो काम करो या कोशिश करो कि भाई दो रिवर को एक साथ ले आओ जिससे तुम्हारा जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल हाई हो। और वाटर एक नेशनल रिसोर्स है, मतलब कोई एक स्टेट का नहीं है वाटर, वाटर पूरे कंट्री का है। ये एक नेशनल रिसोर्सेस है। ये सब थी हमारी वाटर क्राइसिस की थोड़ी बहुत बातें। फिर उसके बाद क्या है, वाटर शेड डेवलपमेंट। अब वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कैसी कैसी डेवलपमेंट की है, तो वाटर शेड इज अ नेचुरल यूनिट। इट इज़ यूज्ड फॉर द synthesized development in the smaller units according to the convenience. A river basin is such an area wherein the water of a river along with the water of its branches forms watershed. A watershed is a region, ultimately a river basin only. The water during the rainy seasons flows forward and finally meets any रिवर। अब ये वाटर शेड डेवलपमेंट क्या है इसका मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ। दिस इज द इमेज ऑफ द वाटर शेड डेवलपमेंट। अब देखो इसमें क्या है, एक डैम बनाया हुआ है, एक रिवर जा रही है, दो तीन रिवर को कनेक्ट करा है, कनेक्ट करके उसका बड़ा बेसिन बनाया है, बड़ा बेसिन बना के उसके ऊपर डैम क्रिएट किया है ताकि हम वाटर को स्टोर करके रख सकें और वो वाटर को आगे यूज़ रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हमारा वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हमारे रिवर्स के ऊपर बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ वाटर शेड इज ओवरऑल अप्रोच टू द ऑफ द डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स प्रोग्राम लाइक द सॉइल एंड द ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन, वाटर स्टोरेज, ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर्स, डेवलपमेंट ऑफ पेस्चर लैंड, रिन्यूअल ऑफ द कलेक्टिव रिसोर्सेज। मतलब वाटर शेड से सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई पानी बचाया तो और कुछ नहीं किया, पानी बचाने के बाद उसके बहुत सारे अलग अलग यूज़ है। उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, देखो एक तो सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को स्टोर्स कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, और पेस्चर लैंड मतलब वो गाय भैंस चराने वाली जो लैंड होती है ना उसके ऊपर जो घास चाहिए वो भी हम उगा सकते हैं। और भी जो रिन्यूअल ऑफ द कलेक्ट रिसोर्सेज, मतलब अगर कोई रिसोर्स ख़त्म हो गया है तो उसको रिन्यू करना है या वापस से उसको डेवलप करना है, अब उसके लिए भी हम हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट को यूज़ करके जो इतने सारे चीज़ों में वो यूज़ होता है। ये भी एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। फिर इन ऑल दिस प्रोग्राम्स द लैंड कैपेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल हैव टू बी कंसिडर्ड। मतलब ऐसा नहीं कि वाटर शेड मैनेजमेंट एक जना ही कर लेगा। समझो एक सोसाइटी है, मैं अकेला पूरी सोसाइटी को साफ़ नहीं कर सकता हूँ।
सब लोगों को मिल के मेरे को हेल्प करना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज़ सफाई होगी। और मैनेजमेंट भी ऐसा ही है, हम सबको मिल के जो बंदा वो मैनेजमेंट कर रहा है उसको हेल्प करना पड़ेगा वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी वो पॉसिबल है। एक जने की काम की बात नहीं है। It needs the participation of the local people. Many schemes are planned by the state government and the central गवर्नमेंट। अगर समझो तुम्हारे एरिया में कोई वाटर शेड मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो आप जाके उसको जरूर सहायता कीजिए, क्योंकि आप लोकल्स लोग ही उसको सहायता नहीं करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट वाटर शेड मैनेजमेंट जिससे आपको ही फायदा होगा आगे चल के। और हमारी गवर्नमेंट है जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है और जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सके और फ्यूचर के लिए बचा के रख सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, एसएसटी में सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो हमने पढ़ा था कि भाई हमारा जो एग्रीकल्चर है वो 2/3 एग्रीकल्चर जो है वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे, मतलब एग्रीकल्चर हमारा जो है वो रेन वाटर से कैसे यूज करते हैं, तो स्पेशल मेथड्स टू कलेक्ट रेन वाटर एंड टू कंजर्व इट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल्स, स्मॉल डैम्स, खेत तालावड़ी जिसको फार्म के पॉन्ड बोलते हैं छोटे छोटे, एक्सेट्रा। वाटर इज कंजर्व थ्रू दिस मीडियम्स एंड दिस इज ऑल्सो रेसिस द ग्राउंड वाटर लेवल। दिस में फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमेस्टिक यूज एंड द एग्रीकल्चर। तो ये सब चीज़ें गांव में यूज़ हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम तालावड़ी बनाए। तालावड़ी हम लोग नहीं बना सकते हैं, फिर पॉन्ड्स भी हम नहीं बना सकते हैं, वेल्स भी हम नहीं बना सकते हैं और डैम्स भी नहीं बना सकते हैं। तो ये सब गांव में ही पॉसिबल है, जहाँ पे इरिगेशन होता है तो वो ये सब चीज़ें बनाते हैं। वो ये सब चीज़ें बनाते हैं ना, तो जब 3 महीने बारिश गिरती है ना, तो वो 3 महीने में वहाँ पे वो लोग पानी स्टोर करते हैं, कंटिन्यूसली पानी को स्टोर करते हैं, और वो पानी स्टोर करने के बाद वो पूरे ईयरली यूज़ करते हैं। और वो पानी सिर्फ स्टोरेज जो है ना, वो सिर्फ उनके खुद के यूज़ के लिए नहीं या फिर सिर्फ एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए नहीं, वो इतना पानी होता है ना स्टोर क्वांटिटी में, वो एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है और डोमेस्टिक पर्पज़ में भी यूज़ होता है। इसमें तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, स्मॉल डैम्स और वेल्स लिखे हैं और खेत तालावड़ी जिसको पॉन्ड बोलते हैं। कभी कभी वो पॉन्ड के अंदर वो लोग, उनके पास अगर कोई एनिमल्स है जैसे फिश है या टोटोइस है, उसको भी रखते हैं ताकि वो पॉन्ड को साफ भी रखें और हमारा पॉन्ड भी प्रिजर्व रहेगा, किसी के पास नहीं, हमारा ही पॉन्ड है। मैनी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमारा प्लान क्या था, तो टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। मतलब हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको बढ़ाना था। अब जैसे हमने पता है हमने ऐसे ही एक्सेस यूज़ करके ग्राउंड वाटर को कम कर दिया है, तो अब बेचारे हमारे जो विलेजेस पीपल है, जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, वो अब ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ताकि वाटर तो स्टोर होगा प्लस हमारी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। फिर रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन कम करो। फिर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी बढ़ेगी। टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम द वाटर लॉगिंग। अगर हम लोग रेन हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो जो पानी होता है ना, बारिश गिरती है, पानी बहुत सारा जमा हो जाता है, तो बहुत सारा जमा ही नहीं होगा क्योंकि हमने एग्रीकल्चर किया, तो पानी सब क्रॉप्स पी लेंगे, तो उससे जो फ्लड भी नहीं आएगा, वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी और गांव में तकलीफ भी नहीं होगी। फिर रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ द वाटर। वापस से वही पॉइंट कि भाई अगर बारिश गिरी है तो पूरे गांव में पानी हो गया, तो वो सारा पानी नहीं होगा क्योंकि हमने सीधा एग्रीकल्चर में क्रॉप्स में पानी चला गया। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द समर एंड ड्यूरिंग द ड्राई स्पेल्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसके लिए भी की जाती है क्योंकि जब ठंडी का मौसम या गर्मी का मौसम आता है तो पानी कम पड़ता है, तो उस टाइम पे हम जो रेन वाटर जो हमने सेव किया होता है ना, उस पानी को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं और हमारा सब डोमेस्टिक पर्पस काम हो जाएगा। डोमेस्टिक पर्पस मतलब जो घर में पानी पर्पस होता है, पीने के लिए, खाने के लिए या कपड़े धोने के लिए या यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, ये सारे डोमेस्टिक पर्पस में आते हैं। फिर फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द वाटर। जो पानी की जो डिमांड बढ़ रही है ना,
तो उससे क्या करते हैं हमारे फार्मर्स, जो रेन वाटर यूज़ करते हैं, उनके पास जो पानी पड़ा होता है वो यूज़ नहीं करते हैं, तो रेन वाटर यूज़ करेंगे ना, तो जो उनके पास पानी पड़ा है वो वहीं रहेगा, तो फिर आगे चल के भी वो पानी काम आ सकता है। तो इससे क्या हमारे पानी भी सेव करते हैं हमारे जो फार्मर्स लोग हैं। मेक अरेंजमेंट टू स्टोर रेन वाटर इन द अंडरग्राउंड टैंक्स इन मल्टी स्टोरी रेसिडेंसी इन लार्ज सिटीज, और अरेंजमेंट शुड बी मेड सो दैट द ग्राउंड प्रिकोलेट्स इन द वाटर प्रिकोलेट्स इन द ग्राउंड। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये सिटीज़ की बात लिखिए भाई, जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स है और बहुत सारी रेसिडेंसीज हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं भाई, करते हैं नहीं, वहाँ पे करो, ऐसा बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग बड़ी स्टोरेज बनाओ, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाओ ताकि पानी स्टोर हो। फिर और क्या लिखा है, और मल्टी स्टोरेज रेसिडेंसी में और भी ऐसी ग्राउंड के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ करो, जो तुम्हारा जो तुमने ट्यूबवेल खोदा हुआ है ना ग्राउंड के अंदर, तो उसके अंदर भी ऐसी थोड़ी स्पेस करो ताकि पानी और भी ग्राउंड में जाए, पानी और भी ग्राउंड में जाए, ताकि तुम्हारा ग्राउंड वाटर लेवल और बढ़े, ग्राउंड लेवल और बढ़े। थिंग्स टू नो है, या पढ़ लेना। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर फॉर द वाटर मैनेजमेंट। पानी को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए कैसी कैसी पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, यूज वाटर इकोनॉमिकली फॉर द गार्डन्स, व्हीकल्स एंड टॉयलेट्स एंड द वॉश बेसिन। पानी को अच्छे से यूज़ करो, कहाँ पे गार्डन्स में थोड़ा थोड़ा पानी डालो जितना प्लांट को चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी बाल्टी ऊँधी कर दी। फिर व्हीकल्स में एक बार गाड़ी धोने के लिए पूरे 15 लीटर की टांकी खाली कर दी, अरे अरे गाड़ी धोना है यार, पूरे इंडिया की गाड़ी नहीं, खुद की गाड़ी धोनी है। फिर टॉयलेट्स में एक बार 2 बार 3 बार अच्छे से, मतलब तुम जो वॉशरूम बैठे तो एक बार फ्लश किया, 2 बार फ्लश किया, 50 बार फ्लश करे क्या मतलब है। फिर वाटर वॉश बेसिन में ब्रश कर दिए, कोलगेट में नीचे पानी चालू है, वेस्टेज ऑफ वाटर। तो आप लोग ही ये वाटर सेव कर सकते हो और फ्यूचर जनरेशन को दे सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। आज से ही शुरू करो, देखते हैं कितना शुरू करते हो। पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एट इट्स स्किल्ड। आपके अगर छोटे भाई है, बहन है, या आपके मम्मी पापा है, आप उनको बताओ, पब्लिक अवेयरनेस करो कि भाई देखो भैया, देखो बेटा, पानी को हमको सेव करना चाहिए क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है और एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप शुरू करोगे तो आपको देख के वो भी करेगा, तो इससे एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट होगी कि हमको वाटर को प्रोटेक्ट करके रखना है। इफ पॉसिबल रिसाइकल द यूज्ड वाटर। अब हमारे पास तो इतनी सारी क्वांटिटी में तो हम नहीं करेंगे, पर मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है रिसाइकल कैसे करते हैं वाटर को। तो अगर समझो हाथ हैंड वॉश किया है, तो हैंड वॉश किया है, वो पानी जो था ना, वो पानी हम वेस्ट कर देते, फेंक देते हैं। तो वो पानी क्या होता है, जो हैंड वॉश किया हुआ पानी फ्लश टैंक में स्टोर होता है, फ्लश टैंक में स्टोर होता है, और वो पानी को वापस फ्लश करने के टाइम यूज़ करते हैं। जब हम टॉयलेट यूज़ करते हैं ना, तब वो पानी को हम रीयूज़ करते हैं। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है वाटर को रीयूज़ करने की। फिर जब हमारा फिल्टर लगा होता है, तो उसमें से जो गंदा पानी निकलता है ना, जो अच्छा पानी नहीं होता, गंदा पानी, तो वो पानी को हम ना हाथ धोने के लिए, सरफेस क्लीनिंग के लिए, आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए, यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेव द रिजर्वायर फ्रॉम द पॉल्यूशन। अब आपको पता है रिजर्वायर क्यों बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं? वाटर स्टोरेज के लिए बनाए जाते हैं। हमने आगे भी डिस्कस किया था, रिजर्वायर वाटर स्टोरेज के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे वाटर स्टोरेज के लिए जो रिजर्वायर बने उनको डैमेज मत करो, अच्छे से रहने दो, उनकी जो जीवन है उनको गुजारने दो अच्छे से। फिर इंक्रीज द यूज ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, खेत तलावड़ी एंड एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो लिखी है ना, खेत तलावड़ी, ट्यूबवेल्स, वेल्स, इसमें पानी स्टोर भी होता है, तो इसका और भी यूज़ बढ़ाओ। सिर्फ गांव में नहीं, सिटीज़ में भी ये सब क्रिएट करो। एक जगह खेत में खेत तलावड़ी तो नहीं बना सकते, समझो सोसाइटी के बीच में वेल बना दिया, पॉन्ड बना दिया, लोगों को भी अच्छा है रोज़ नीचे आके पानी लेने का, ठीक है। तो ये इंक्रीज करो इसकी फैसिलिटीज़ ताकि तुमको कोई तकलीफ ना पड़े। फिर प्रिवेंट द डिटोरेशन ऑफ द वाटर स्टोरेज यूनिट्स एंड प्रिपेयर द डैमेज पाइपलाइंस इमीडिएटली टू स्टॉप द वाटर पॉल्यूशन। जो भी गंदा पानी है उसको, गंदा पानी को अच्छे से छोड़ो, या गंदे पानी को गंदा ही नहीं होने दो, वाटर को डिटोरेट नहीं होने दो। और जो भी तुम्हारी डैमेज पाइपलाइंस है जिसमें से पानी खाली खाली फ्लो हो रहा है, तो उसको भी स्टॉप करो,
जैसे एक पाइप है जिसपे आप गार्डन में यूज़ कर रहे हो, तो वो पाइपलाइन को अगर उसमें से पानी लीक हो रहा है तो वो लीकेज नहीं होने देना है हमको, तो उससे क्या पानी सेव होगा। ये सब आप कर सकते हो ताकि हमारे वाटर को हम सेव कर सके पॉल्यूशन होने से। यूनिफॉर्म स्टेप्स कैन नॉट बी अप्लाइड इन एवरी एरिया। Local people should be included with their due cooperation for the development and the management of the water resources of any special region। हमको अगर वाटर को सेव करना है तो हम अकेले की बस की बात नहीं, सही बात है, पर हम अकेले शुरू कर सकते हैं और फिर वहाँ के जो एरिया के लोग हैं उन सबको मिल के वाटर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो वाटर है वो हमको फ्यूचर जनरेशन में भी यूज़ कर सके। Thus, water should be used economically. Various methods are being implemented for water conservation. Whether the rainfall occurs or not, the water crisis is pending on us. Whether it is a farm or a water place in the house, we have to conserve every drop of water. The water is the life. अगर तुम्हारे पास फार्म हो या तुम अपने घर पे बैठे हो, कहीं पे भी हो तुम कोशिश करो हो सके उतना मैक्सिमम स्टोर करो, क्योंकि वाटर ही हमारा जीवन है। एक एक बूंद को स्टोर करो, जैसे बोलते ना एक एक रुपए से मैंने इतना बड़ा घर बनाया, वैसे एक एक बूंद से तुम बहुत सारा वाटर स्टोर कर सकते हो। बोलते बूंद बूंद मिले बन के सागर, बूंद बूंद से बनता है सागर, वैसे तुम बूंद बूंद सेव करके बहुत सारा वाटर सेव कर सकते हो और उससे तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारी आने वाली जनरेशन का भी होगा और उस सब कुछ बहुत सारे फायदे होंगे। और ये है ही जीवन, पानी हमारा जीवन है, तो जीवन को तो हम अच्छे से रखेंगे ना, क्योंकि सबको पता है किसी को भी अपने जीवन से प्यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबको अपना जीवन बहुत पसंद है। और यहाँ पे हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। Here we end the chapter. So thanks for being with us, George.